और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप इसे ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, आप इसे ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, दोनों उसमें ये ठीक है। इनके स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश वाले और यूएसए वालों के एक्सेंट का और स्पेलिंग का फर्क है, ठीक है। इसे यूएसए में ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है और यूके वगैरह में इसे ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। दैट्स इट, इट्स द ओनली डिफरेंस ऑफ द साउंड ऑफ जेड एंड एस। Is an entity such a company or an institution or an association comprising one or more people having a particular purpose. ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है एक टर्म है, ठीक है। उस वो क्या हो सकती है, या तो वो कोई कंपनी हो सकती है, या वो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या वो कोई एसोसिएशन हो सकती है, जहाँ पे एक और एक से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग इन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इट्स अ institution organization. Here the number of teachers and faculty members are collected, ठीक है। और उनका इंडिविजुअल गोल्स क्या है, आप जैसे लोगों को पढ़ाना, ठीक है। तो यानी कि हमारा एक एजुकेशनल इदारा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत से लोग ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं कि ये कोई एक ऑफिस होगा, ठीक है, जिसमें ऑफिस वर्क होगा, यानी कि पढ़ाना या ये सब करना, ये ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड में नहीं आता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ये कंपनी भी हो सकती है, ये एसोसिएशन भी हो सकता है। गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, ठीक है, उसको आप एसोसिएशन कह सकते हैं। आपकी प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिसमें और उसके अंदर और लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि आपका एक ही बॉस होता है, वो कंपनी होती है जहाँ पे नंबर ऑफ बॉसेस होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल पर्सनस होते हैं, ठीक है। यानी कि सीईओज जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं एक कंपनी के, तो वो एसोसिएशंस में आ जाता है। ये नंबर ऑफ कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर सिंपल कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, तो वो सिर्फ सिंपल एक कंपनी कहलाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट भी एक आपकी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ लोगों का पर्पस है आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों का एडमिशन करना, आप लोगों के पेपर्स बोर्ड के थ्रू दिलवाना, ठीक है, और आपके मार्क्स वगैरह फाइनलाइज करना। दिस इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। So the next point is that most of us worked in an organization of people. Even family is a type of organization. The word is so widely used that its meaning can sometimes be lost. ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये नहीं है, ठीक है, इनके ये तो हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे हमारे ख़ानदान हो गया, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भी हमारा एक सेम गोल होता है कि हम लोगों के अच्छे बुरे में उनके काम आ सकें, ठीक है। फैमिली ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल ये होता है कि हम लोगों के अच्छे और बुरे में उनके काम आ सके। क्लास जस्ट अ वेट। ठीक है, हम एक दूसरे से मिल सकें, ठीक है, हम एक दूसरे के हालात के बारे में जान सकें। दिस इज़ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर फैमिलीज, ठीक है। तो हमारे फैमिली के गोल्स यही होते हैं कि एक दूसरे के सुख और दुख में काम आए। आपने अपने बड़े बूढ़ों को भी यही बोलते सुना होगा कि बंदा सुख में दुख में अपने खानदान वालों की खबरगिरी रखे, उनका पता रखे, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन क्या है, द वर्ड मीन्स अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज दैट आर वर्किंग टुगेदर समहाउ टू अचीव अ कॉमन पर्पस। When we talk about an organization, we are usually referring to a group of people. ऑर्गेनाइजेशन की हम जब भी बात करेंगे, इसका मकसद क्या होगा कि हम ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका एक ही गोल है, ठीक है, जो उनको अचीव करना है। और उसमें उसको रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम प्रोफेशनली जब बात करेंगे, ठीक है, तो हमें अपने वर्क के लिए, इनके अपना काम करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए जितनी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ये ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। An organization is a group of people with a definite relationship in which they are work together to achieve the goals of that organization. अभी तो आप लोग स्टूडेंट लाइफ पे हैं, ठीक है, मैं आपको प्रोफेशनल एग्जांपल नहीं देती हूँ, ठीक है, आप लोग अपनी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल, यू आर वन ऑफ द काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है, आपका आपस में एक डेफिनेट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। किस लिए कि आप लोग काम करते हैं और आपका गोल क्या होता है, पढ़ना, ठीक है। आपका गोल होता है चीज़ों को गेट करना, चीज़ों को समझना। तो आप अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, और उस ग्रुप का मकसद क्या होता है कि ठीक है, अगर ये चीज़ हमें टीचर ने दी है तो हमें इसको समझना है, इसको समझ के इसको करना है।
जब मैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की क्लास में आपके न्यूमेरिकल्स करवाती थी, ठीक है, तो आपको पता होता था कि आपका कंपैटिबल पार्टनर कौन सा है, ठीक है, जिसके साथ आप काम कर सकते हैं और आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं, इनके वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको क्लास टास्क में दिया होता था। तो मैं आपको आप ही की एग्जाम्पल में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अभी आप लोग कंपनीज वगैरह में तो नहीं गए, ठीक है, जॉब नहीं करते, लेकिन आप में से कुछ बच्चे जॉब करते हैं तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं, ठीक है, और एक गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं और उसी गोल से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कनेक्टेड होता है। जब प्रॉफिट कनेक्टेड होगा तो आपको सैलरीज और बोनसेस वगैरह तभी मिलेंगे बेटा। लेकिन आपने वहां पे एक रिलेशनशिप बनानी होती है, ये नहीं कि आप किसी भी ऑफिस में गए, ठीक है, आपको आपके साथ में जो बंदा काम कर रहा है वो समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप उससे पर्सनल बायसी नहीं रखनी है, ठीक है, कोई भी बायसी नहीं रखनी है पर्सनली, ठीक है, आपने प्रोफेशनली उसके साथ एक रिलेशनशिप कायम करना है। आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने कुलीग्स के साथ अगर पर्सनल होंगे तो बेटा आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कि आपने अपने हर बंदे के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखना है, ठीक है, आपने किसी को भी पर्सनली टेस्ट नहीं करना, या अगर वो आपके हिसाब से पूरा नहीं उतरता तो ये आपका मसला नहीं है, आपने उससे काम लेना है, ठीक है, और आप लोगों ने मिलके काम करना है और क्या करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल्स है, ठीक है, या जो भी उसकी क्या कहते हैं अचीवमेंट्स है वो आपको गेट करनी है। अच्छा, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस किस तरीके से शुरू होता है ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले होता है डिटर्मिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म एक्टिविटीज़। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें क्या चीज़ पता करनी होती है कि डिटर्मिनेशन क्या है या क्लासिफिकेशन क्या है फर्म एक्टिविटीज़ कि हमारी फर्म में, हमारी कंपनी में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं या हम किस चीज़ में डील करते हैं। अगर इंजीनियरिंग कंपनी है, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर में डील करते हैं, ठीक है, या आर्किटेक्चर में भी डील करते हैं, और हम या मैनेजमेंट में भी डील करते हैं, तो हमें अपनी कंपनी की क्लासिफिकेशन और डिटर्मिनेशन पता होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ इनटू वर्केबल डिपार्टमेंट। फिर आपने एक्टिविटीज़ बतानी होती हैं डिपार्टमेंट्स को कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स होंगे जो काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अकाउंट होगा, फाइनेंस होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होगा, फिर केयर एंड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होगा। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन लोगों को पता होता है कि उन लोगों के टास्क क्या क्या हैं, ठीक है, और वो बाकायदा ग्रुपिंग में टास्क दिए जाते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ का लुक आफ्टर करे कि वो लोग कितनी छुट्टियां कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास कितनी छुट्टियां रह गई हैं, ठीक है, उनकी कोई यानी कि उनको कोई अगर किसी किस्म का कोई लेटर दिया गया है, ठीक है, कि वो जो है उनको कोई बोनस दिया गया है, ठीक है, या उनको कोई क्या कहते हैं आप ने शो कॉज लेटर के बारे में नहीं सुना होगा, आप समझ कि अगर किसी को कोई किसी से शिकायत है, कोई कंप्लेनिंग लेटर है, ठीक है, तो वो दिया गया है, ठीक है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ पे कौन नज़र रखता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, वो देखता है कि कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे, और वो अपने उनको एम्प्लॉयज़ को क्या सैलरीज दे रहे हैं, ठीक है, सैलरी में कितना पैसा कट रहा है, कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। तो यानी कि ये एक्टिविटीज़ पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन दे देती है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स को, और वो ग्रुप्स क्या हो जाते हैं एक वर्केबल डिपार्टमेंट में ब्रेक हो जाते हैं। यानी कि आप ये ना समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक ही बंदा काम कर रहा है, नहीं, ग्रुप्स ऑफ पीपल काम कर रहे हैं। तो वो एक्टिविटी जो मिली है वो किसको मिली है, वो ग्रुप ऑफ द पीपल्स को असाइन हुई है उनके डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। अगर हमारा फैकल्टी का डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, तो हमने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, हमारे टाइम टेबल्स में इतने कोर्सेज हैं, हमें यही कोर्सेज पढ़ाने हैं, ठीक है, इतने कोर्सेज की जो है वो लैब्स होगी, इतने कोर्सेज की थ्योरी क्लासेस होगी, ठीक है, हमें ऑन टाइम जाना है, हमें सब बच्चों को सारी चीज़ें लेक्चर डिलीवर करना है, हमें ऑन टाइम क्लास से बाहर आना है, हमें उनकी अटेंडेंस लेनी है, हमें उनका टेस्ट लेना है, हमें उनका सेशनल लेना है। ये सारी एक्टिविटीज़ पहले से डिसाइडेड होंगी। और आपको पता है कि मैं सिर्फ एक टीचर नहीं हूँ, ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट में और भी टीचर्स हैं, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो भी एक्टिविटीज़ मिल रही है वो किस में मिल रही है, ग्रुपिंग की फॉर्म में मिल रही है। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव फॉर अंडरटेकिंग द डेलीगेटेड टास्क्स।
इनके सबसे पहले हमने देखा कि हमें अपनी फर्म की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर उन एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंट्स के हिसाब से ब्रेक करना है और ग्रुप ऑफ पीपल्स उसमें असाइन करने हैं। फिर जब ये असाइन हो जाएंगे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होंगी, जो मैंने आपके ग्रुप स्टेप 2 में ही सॉरी आपको अच्छे से बता दिया है कि अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा तो उसकी क्या क्या अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, जो मेरा फाइनेंस और अकाउंट का डिपार्टमेंट होगा उसकी क्या होगी। ठीक है, जो हमारी सेल्स की टीम्स होंगी, सेल्स की टीम्स का काम क्या होता है, बिजनेस लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक सेल टीम होगी, ठीक है, जो इस पे काम करेगी कि हमें एडमिशन्स कैसे लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना, ठीक है, या पम्फलेट्स बांटना जगह जगह पे, ठीक है, या और जगहों पे अनाउंसमेंट करवाना कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है वो एडमिशन्स हो रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग आके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक तरीके इट्स अ टाइप ऑफ एडवर्टिजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टिजमेंट की जिम्मेदारी किसकी होगी, सेल्स डिपार्टमेंट की होगी, ठीक है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिलहाल सेल डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं सॉरी, हाँ है, सेल एंड परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वो उनका काम है कि वो क्या खरीदी जाती हैं, कैसे खरीदी जाती है, कितने पैसों की आती है। लेकिन सेल डिपार्टमेंट का एक और काम भी होता है कि जो वो आपका, जैसे हमारा तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना बेटा, लेकिन जब कंपनीज होती हैं तो उनके प्रोडक्ट्स की सेल यानी कि एडवर्टीजमेंट भी की जाती है, तो वो मार्केटिंग एंड सेल डिपार्टमेंट देखता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके डिफरेंट टास्क होते हैं। आप जैसे आप किसी इंजीनियरिंग फर्म में काम करेंगे तो आप अगर इंजीनियरिंग डिज़ाइन में है तो आपका काम क्या होगा कि आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है, आपने बीम बनाने हैं, आपने कॉलम बनाने हैं, आपने स्लैब बनाने हैं, उसमें कितना सरिया डलना है, कितनी कंक्रीट पड़नी है, ठीक है, उसमें कितने ब्रिक्स आने हैं अब वॉल्स पे, ठीक है, डोर्स कैसे लगने हैं, विंडोज कौन से मटेरियल के लगने हैं, ये सारी चीज़ें आपके डेलीगेटेड टास्क हुआ करेगा। ठीक है, मैं आपके बार बार इदारे से चीज़ें इसलिए मुंसलिक करूँ कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से चीज़ें गेट करें, ठीक है, और फिर मैं उसमें कुछ इंजीनियरिंग चीज़ें, इंजीनियरिंग फर्म की चीज़ें भी ऐड कर दूँगी इंशाल्लाह कि जब यू विल डू द जॉब इन सम इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो तब आपको पता लगे कि अच्छा इस तरीके के टास्क दिए जाते हैं। और ना सिर्फ वो टास्क दिए जाते हैं, उन टास्क की डेडलाइंस होती हैं। जब मैं अपने ऑफिस में थी तो मुझे जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता था, ठीक है, तो उसका एक एस्टिमेटेड टाइम होता था कि वो 3 से 4 घंटे में हो जाना चाहिए, ठीक है। इनके अगर मुझे कहीं के बीम्स डिज़ाइन करने होते थे या स्लैब डिज़ाइन करने होते थे, तो अगर ये टास्क मैं विद इन द टाइम कंप्लीट कर लेती तो ठीक था। लेकिन मेरा जो नेक्स्ट बॉस होता था वो मुझसे फिर आस्क करता था कि भाई हमने आपको ये टास्क दिया था तो आपने इसको अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो हर एक बंदे के अपने इंडिविजुअल असाइनमेंट्स होते हैं और वही असाइनमेंट्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ठीक है, कि उनको ये काम करना है या उनको ये काम किसी से करवाना है, ठीक है। जैसे मैं जब छोटे लेवल पे थी तो मैं इंजीनियर डिज़ाइन थी, ठीक है, तो मैं वो काम करती थी। लेकिन जब मेरा लेवल बढ़ा, जब मैं टीम लीड हो गई, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वही काम फिर दूसरे लोगों से करवाया। तो इसीलिए यहाँ पे अथॉरिटी भी बोला जा रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोला जा रहा है। एक वक्त आएगा कि जब आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने काम करना है, एक वक्त आएगा कि आपको अथॉरिटी दी जाएगी कि आपने ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन से ये काम करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलपिंग रिलेशनशिप अमंग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट विद द यूनिट और डिपार्टमेंट। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप बॉस हैं, ठीक है, या आप सब ऑर्डिनेट हैं, ठीक है, सुपीरियर का मतलब होता है नेक्स्ट बॉस। नेक्स्ट बॉस का मतलब ये नहीं है कि कंपनी का बॉस, यानी कि आपका जो आपको जो लीड करेगा, यानी कि एक तरीके से टीम लीड का वर्ड आप यूज़ कर लें इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सुपीरियर। एक होंगे सब ऑर्डिनेट्स, यानी कि जो उसकी टीम होगी जो वो काम करेगी। तो इनमें एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर सिर्फ आप समझ लें कि आपका जो टीम लीडर वो सिर्फ बॉसी नेचर का, वो सिर्फ ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स दिए जा रहा है, ठीक है, और वो खुद जो है वो कोई भी किस्म की बात को फॉलो नहीं कर रहा, वो आपको कह रहा है कि आपने ये काम ऐसे करना है और वो खुद से ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं आपने हर जगह पे जो है वो डेट डालनी है, साइन करने हैं, ठीक है, और वो खुद वो ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिलेशनशिप में बिटर रिलेशनशिप बन जाएगी, ठीक है। आप लोग काम तो करेंगे मगर दिल से काम नहीं करेंगे, और जब दिल से काम नहीं करेंगे तो कोई भी काम अच्छा नहीं होता है, चाहे तो वो प्रोफेशनल काम हो या तो वो पर्सनल काम हो, ठीक है। हर एक के अंदर दिमाग के साथ साथ दिल को लगाना भी ज़रूरी होता है, वरना काम में आपके क्या कहते हैं, इन्हेंसमेंट नहीं आती है, ठीक है, आपके काम में सुधार नहीं आता है इन उर्दू।
सो क्लास, अगर आप टीम लीड हैं, ठीक है, या आप एज अ टीम वर्कर हैं, ठीक है, लेकिन आपने दोनों सूरतों में रिलेशनशिप अच्छा रखना है ताकि आप अच्छे से काम कर सकें। ये ना हो कि आपने अपने टीम लीड से लड़ाई कर ली, अब टीम लीड तो आपकी जान के दुश्मन हो गए भाई, वो हर चीज़ में आपकी मीन मेख निकालेंगे। तो आपने कंट्रोल रखना है अपने जज्बातों के ऊपर, क्योंकि आप एक पर्सनल इन्वायरमेंट में नहीं है, आप एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे जाते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी काम आपकी मर्जी के खिलाफ होता है, आप चीखते चिल्लाते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं ये ऐसे नहीं हुआ, मैंने ऐसे बोला था, ये आपने ऐसे कर दिया। लेकिन ऑफिस में ये सब नहीं चलता है। इवन अदर रिलेशन बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड द अदर सबऑर्डिनेट, आपने उसके साथ भी इस तरीके से पेश नहीं आना है। अगर आपने उसे कोई काम दिया या उसका काम आपके काम के साथ मुंसलिक है, वो किसी वजह से अपना काम नहीं कर सका, ठीक है, तो आपने उसको सबसे पहले आराम से समझाना है कि भाई देखिए, आप काम कर लें, आपके काम की वजह से मेरे काम में भी रुकावट आ रही है, हट जा रही है। जब वर्बली ये सब नहीं होगा, तो फिर आप अपने टीम लीड से कोऑर्डिनेट करेंगे और अपने टीम लीड को बताएंगे। ये नहीं होगा कि आप उससे दो दो हाथ करने लग जाएंगे, यार तुम तो काम कर ही नहीं रहा, तुम्हारे चक्कर में मेरा काम भी रुल रहा है, मेरा भी मसला हो रहा है, ये क्या तरीका है, ये क्या है। इस तरीके से ऑफिस में बात नहीं करनी है। जैसे आप आपस में क्लास में अबे तबे तू करके बात करते हैं, ठीक है, ऑफिस में भी इस तरीके से प्यार मोहब्बत से दोस्ती से चलना है, लेकिन बदतमीजी नहीं करनी है, ठीक है, किसी को इंसल्ट नहीं करना है, किसी को ह्यूमिलेट नहीं करना है। हाँ, 5-6 महीने 8 महीने हो गए, आपकी किसी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, तो वो एक आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, बट डोंट मिक्स योर पर्सनल रिलेशनशिप विद योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो एक खास किस्म की रिलेशनशिप बनाई जाती है, ठीक है, जो कंपनी ही बनवाती है अमंग्स द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, और बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है, और डिपार्टमेंट्स की यूनिट के साथ बनाती है, ठीक है, और यूनिट डिपार्टमेंट की फिर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के साथ एक खास किस्म की रिलेशनशिप बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट, framing policies for proper coordination between the superior and subordinates and creating a specific line of supervision। यानी कि एक पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है, कि आपके सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है। ये अच्छे इदारों में ऐसे ही होता है बेटा, ज़रूरी नहीं है कि आपका बॉस हो तो बॉस इज़ ऑलवेज राइट, ठीक है, बॉस भी गलती कर सकता है, ठीक है, बॉस में भी मसले मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी बताएगी कि वो आपके बॉस को आपसे किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है। ये नहीं कि वो बिल्कुल आपको अपने घर के मुलाजमीन की तरह, ठीक है, या नौकरों की तरह ट्रीट करें, ठीक है, आपसे ना सिर्फ बदतमीज़ी करें, आपसे काम भी करवाएं और ख़ुद कुछ ना करें, ठीक है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पॉलिसीज़ कौन बनाता है? ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है, ठीक है, कि किसने किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है और कौन किसको सुपरवाइज करेगा और किस हद तक सुपरवाइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, मेरी 2-3 साल से बहुत अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है, मेरे बॉस के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन भी कमाल का है, जो भी मेरा टीम लीड है, ठीक है। तो अचानक से मेरे टीम लीड बदल जाते हैं, ठीक है, वो वाले जो टीम लीड है वो किसी अच्छी जगह पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के अगली ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। अब मेरे नए टीम लीड आते हैं, ठीक है, अब नए टीम लीड जो आए हैं, ठीक है, उनको जो है वो काम मुझसे कम आता है, ठीक है, उनकी समझ बूझ थोड़ी मुझसे कम है, क्योंकि वो कंपनी में नए नए आए हैं, ठीक है। तो एक ख़ास किस्म का कोऑर्डिनेशन उनको मेरे साथ रखना होगा, ठीक है, मुझे अच्छे से मुझसे काम करवाने का तरीका उनको आना चाहिए। अगर वो जो है बोलेंगे कि नहीं तुम्हें तो काम आता नहीं है, ठीक है, वो आके अपनी चलाएंगे, क्योंकि नई कंपनी है, नई जगह है, वो आके अपनी चलाएंगे, तो वो उनका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो जाएगा मेरे सामने। और जिस तरीके से मैं अपने एक्स बॉस के साथ या प्रीवियस बॉस के साथ जिस तरीके से काम कर रही थी, मैं उनके साथ इस तरीके से काम नहीं करूँगी। अगर मैं इस तरीके से काम नहीं करूँगी तो मेरी प्रोडक्ट बनाने में या मेरा कोई इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनाने में टाइम ज़्यादा दरकार होगा और मसले मसाइल भी ज़्यादा होंगे, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, क्लैशेस होने लगेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक टीम मेंबर और टीम लीड की बात कर रही हूँ, ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ मेंबर्स भी हो सकते हैं जो टीम लीड की बदतमीजी की वजह से काम सही से ना कर पा रहे हों। तो इस सूरत हाल को कंपनी में निपटने के लिए, क्योंकि कंपनी में तो देखें बेटा लॉस होता है, ठीक है, और लॉस पैसों का होता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने पहले से ही पॉलिसीज बना दी हैं कि किस तरीके से सुपीरियर का कोऑर्डिनेशन होगा सबऑर्डिनेट्स के साथ, यानी कि सुपीरियर कोई ज्यादती ना करे सबऑर्डिनेट्स के साथ और ऐसे सबऑर्डिनेट्स कोई ज्यादती ना करें अपने सुपीरियर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको एक क्या होगा,
एक तरीके की, आप जिसे समझ लें कि चार्ट की सूरत में आपको पहले ही बता दी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म की सूरत में पहले ही बता दी जाएगी कि आपने इसी तरीके से इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। आपने कब किस तरीके से किससे क्या कोऑर्डिनेशन करनी है, आप टीम लीड हो या टीम मेंबर हो, ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजेशन पहले से बता देगी। आमरियत वाला सिस्टम नहीं होगा, जबरन सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, सुपीरियर सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके और रिलेशनशिप के साथ चलना होगा, तभी हम मैक्सिमाइज प्रॉफिट गेट कर सकते हैं। अगर चिट भी मेरी पट भी मेरी वाली सूरत रही या सोच रही, तो आप ना तो एज अ टीम मेंबर कभी सक्सेस कर सकते हैं, ना आप एज अ टीम लीड कभी सक्सेस कर सकते हैं, ना कभी आप एज अ हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, हमें ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, अथॉरिटीज़ के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है। मैं अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि हर डिपार्टमेंट की, हर एम्प्लॉय की अपनी अथॉरिटीज़ होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने 5 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, यानी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन कौन से टाइप की है ये मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें उसी के हिसाब से मुझे काम करना होगा। तो नंबर 1 होती है लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 होती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 होती है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 4 होती है लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड नंबर 5 होती है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। हम एक एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसका जो है आप समझ लें ऑर्गनोग्राम, यानी कि उसका चार्ट देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से किसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। नंबर 1, line or scalar organization. This is the simplest form of organization. This type of organization is also known as departmental और military type of organization. इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंट्स पहले से ही लिमिटेड हैं, ठीक है, या कोई मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब सबसे पहले जो है ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले जो बननी शुरू हुई थी वो आर्मी वालों ने ही बनाना शुरू करी थी, ठीक है। और आर्मी वाले क्या चाहते हैं कि चार्ज सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में हो और हर बंदा उसी बंदे को रिपोर्ट करे, ठीक है, यानी कि एक ही बॉस हो। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि टीम लीड हो, ठीक है, टीम लीड का भी एक मैनेजर हो, फिर मैनेजर के ऊपर एक जनरल मैनेजर हो, सॉरी सेल्स मैनेजर हो, फिर जनरल मैनेजर हो, इस तरीके की इसमें डेवलपमेंट नहीं होती है। सिर्फ लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें सिर्फ एक ही बॉस होता है, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हों। In this type of organization, business activities are divided into 3 groups. इसमें business activities ज़्यादातर कितने ग्रुप्स में डिवाइड होती है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड होती है, जिसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स हो गया, प्रोडक्शन एंड सेल्स हो गया। फाइनेंस एंड अकाउंट्स क्या दिखेगा कि आप अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, आपका जो है क्या कहते हैं, आपके खर्चे क्या है आपकी कंपनी के, ठीक है, आपको कितना आपके पास पैसा आ रहा है डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू, यानी कि जब भी आप अपना बिजनेस करेंगे, जाहिर सी बात है अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको पैसा आएगा, ठीक है। तो उस पूरे पैसे के ऊपर आने और पैसा जाने, यानी कि व्हाट्स मनी इन द कंपनी एंड व्हाट्स मनी गोइंग आउट ऑन द कंपनी, इस पे कौन फोकस करेगा, इस पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट फोकस करेगा। नंबर 2, हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिए होगा जो प्रोडक्शन के ऊपर नज़र रखेगा कि ठीक है आपको इतनी प्रोडक्ट बनानी है तो आप पर डे इतनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, और अगर नहीं बना रहे हैं तो फिर इसके क्या कहते हैं, इसके पीछे रीजंस क्या है, रीजंस बिहाइंड दैट द लेस प्रोडक्शन। और अगर कभी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो ये क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, तो उसको इन सब चीज़ों पे नज़र रख के मैक्सिमाइज प्रोडक्शन को उसने बनाना है रोज़ाना की बेसिस पे, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। यानी कि आप जितना सामान बेचेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप इम्तियाज़ सुपरमार्केट देख लें, इम्तियाज़ सुपरमार्केट में क्या होता है, रोज़ाना की बेसिस पे लाखों रुपए की परचेजिंग हो रही होती है। कभी ऐसा होता है कि परचेजिंग कम होती है, कभी ऐसा होता है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पर नज़र कौन रखेगा, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट रखेगा। दूसरा क्या होता है, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये तो सिर्फ उन चीज़ों पे नज़र रखना है कि कितने प्रोडक्ट गए हैं और कितने प्रोडक्ट्स आज कम गए हैं ज़्यादा गए हैं, फिर इनकी सेल्स होती है, ठीक है, कि आज किसने कितनी सेल करी, आज किसने कितने पैसे कमाए या कितने प्रोडक्ट बेचे या कितने प्रोडक्ट बनाए, ये सारा कौन देखेगा, सेल्स का डिपार्टमेंट देखेगा। इसके अलावा
आपने एडवर्टाइजमेंट करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी, ये भी सेल डिपार्टमेंट का देखेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ में कोई नई चीज़ आती है या किसी चीज़ की सेल लगती है तो जगह जगह में बैनर्स और पम्पलेट्स वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें कौन देख रहे हैं, वो इनके सेल्स के डिपार्टमेंट देख रहा है, ठीक है। ईच ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज सब डिवाइडेड इनटू सर्टेन सेल्फ कंटेन्ड डिपार्टमेंट्स। अच्छा, ये सारे डिपार्टमेंट मजीद ब्रेक हो सकते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो काम करेंगे, ठीक है। तो हर एक बंदा क्या काम करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, वो मज़ीद हम इसको फर्दर सेक्शंस में या फर्दर मज़ीद सेल्फ कंटेन डिपार्टमेंट, यानी कि अगर सेल्स का डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, ठीक है। फिर और क्या कहते हैं, सेल्स मैनेजर जो होंगे वो एक मार्केटिंग मैनेजर होंगे, ठीक है। तो मज़ीद इसके भी मज़ीद डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं जिसे हम सेक्शंस कहते हैं। तो आप इसका जो है वो चार्ट देख लीजिए या ऑर्गनोग्राम देख लीजिए। जर्नल मैनेजर जो होगा वो हायर अथॉरिटी होगा कि हर बंदा जो है वो क्या कहते हैं जर्नल मैनेजर से जाके कोऑर्डिनेट करेगा और उसको रिपोर्ट करेगा। यानी कि इम्तियाज़ सुपरमार्केट में फॉर एग्जांपल एक ही बंदा है जो जर्नल मैनेजर है और हर बंदा जो है वो उसके अंडर आता है, ठीक है। उसने उस जर्नल मैनेजर ने क्या करा है, 3 डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, ठीक है। एक सेल्स का डिपार्टमेंट बनाया है, ठीक है। एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बनाया और एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट बनाया है, ठीक है। मज़ीद उसमें क्या हुआ है, उसने मज़ीद लोग जो हैं वो हायर हुए हैं, ठीक है। सेल्स मैनेजर ने सेल्समैन को हायर किया है, ठीक है। इसी तरीके से सेलमैन ने फॉरमैन को हायर किया, फॉरमैन ने वर्कर्स को हायर किया है। यानी कि सेलमैन के बाद फॉरमैन आया है, ठीक है। फॉरमैन के बाद वर्कर्स आए हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें जो है वो सबसे पहले फॉरमैन आया, फिर वर्कर्स आए। इस तरह के अकाउंट में ऑफिस स्टाफ रखा गया है, फिर फॉरमैन आए हैं, फिर वर्कर्स आए हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये लाइन रिलेशनशिप बना रहे हैं, इनके सिंगल लाइन में ये चार्ट कंप्लीट हो रहा है। यानी कि इसके अंदर मज़ीद और चीज़ें नहीं जा रही हैं, जैसे ये सिंगल लाइन ही बन रही हैं और सिंगल लाइन के तहत काम हो रहा है। चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टली देखें या वर्टिकली देखें, जो भी काम हो रहा है सिंगल लाइन में हो रहा है। और ये सारे लोग जो हैं वो किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे लोग जर्नल मैनेजर्स के अंडर रिपोर्टिंग में हैं। जो भी मसले मसाइल होंगे वो सेल्स फॉरमैन सेलमैन को बताएगा, सेलमैन सेल्स मैनेजर को बताएगा, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो जर्नल मैनेजर्स की होगी। ये वाली जो चीज़ें होती हैं स्पेशली ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे ज़्यादा का प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है, या वो उनका काम ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता है, ये इस किस्म की उसमें अप्लाई होती हैं, ठीक है। ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये स्मॉल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और इसमें ज़्यादातर 2 से 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसीलिए हम इसमें लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन को लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें 3 डिपार्टमेंट्स या 4 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं और हर डिपार्टमेंट्स ने अपना स्टाफ, अपना फॉरमैन, अपना वर्कर हायर किया हुआ होता है और वो उनसे काम ले रहे होते हैं। फिर वो सारे जो काम लेने के बाद जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, या सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, जर्नल मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो है फोरमैन और वर्कर्स जो होते हैं वो जनरल मैनेजर्स को रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो अपने सेल्स स्टाफ को सेल्स मैनेजर को, अकाउंट मैनेजर को या प्रोडक्शन मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। और ये सारे किसको रिपोर्ट करते हैं, जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन फॉरमैन और वर्कर्स जो होते हैं वो जनरल मैनेजर्स को रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो भी काम होता है वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो होती है वो लाइन मैनेजमेंट कहलाती है। नेक्स्ट आ जाए बेटा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इन चार्ट these different bosses are just like foremen. In some factory they are called foreman, and another factory they may be designated as gang boss, speed boss. Each boss goes to individual workmen for instructing and guiding about his activity. Chart is a short and simplified form showing the structure of functional type of organization. Functional type of organization में क्या होता है कि जैसे आपका जो प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट है ना वही आपका अल्टीमेट बॉस है, ठीक है। जर्नल मैनेजर वगैरह इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, इसमें ये होती है कि जो फैक्ट्री में क्या कहते हैं यही प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट जो भी आपके फॉरमैन्स रखता है, ठीक है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे देखें प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट ने ये फॉरमैन रखा है ना, तो बेसिकली यही जो फॉरमैन है ये क्या होगा, ये आपका
एक तरीके का काइंड ऑफ बॉस होगा, ठीक है। उसे आप गैंग बॉस भी कह सकते हैं, स्पीड बॉस भी कह सकते हैं, रिपेयर बॉस भी कहते हैं। तो वर्कमैन को जितनी भी जो भी कोई चीज़ बतानी होगी वो इनको बताएगा, ठीक है, यानी कि फॉरमैन को बताएगा। और फॉरमैन जाके फिर प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे, ठीक है। इसमें जो है जो भी कुछ देख रहा होगा वो प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट देख रहा होगा, ठीक है। और वो डिसीजंस भी ले सकता है, ठीक है। वो इसको टास्क भी असाइन कर सकता है, किनको, गैंग बॉस को, स्पीड बॉस को। और गैंग बॉस और स्पीड बॉस क्या करेंगे, अपना इंडिविजुअल वर्कमैन रखेंगे जिससे वो इंडिविजुअल काम करवा सकें। पहले वाले में क्या हो रहा था कि सबके इंडिविजुअल फॉरमैन तो थे, लेकिन फॉरमैन जो है वो कौन देख रहा था, वो एट द एंड जो है वो जनरल मैनेजर्स को लिंक कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, जो भी कुछ लिंक होगा वो लिंक किससे होगा, सिर्फ फोरमैन से लिंक होगा। और फोरमैन के बाद किससे लिंक होगा, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट से लिंक होगा। किसका, वर्कमैन का नहीं होगा, ये भी फोरमैन्स का होगा। फोरमैन किसे कह रहे हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस को कह रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या था, पहले वाले में था कि जो वर्कर्स थे वो फोरमैन को कर रहे थे, और फोरमैन किसको कर रहा था, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट को कर रहा था, ठीक है। और प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट किसको कर रहा था, जनरल मैनेजर को कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें वर्कर्स जो होंगे वो फॉरमैन को करेंगे और फॉरमैन ही वर्कर्स को टास्क देंगे। इसमें क्या था कि जनरल मैनेजर प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट को टास्क दे रहा था, और सुपरिटेंडेंट किसको दे रहा था, फॉरमैन और वर्कर्स को टास्क दे रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, सुपरिटेंडेंट, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट जो होगा वो बॉस होगा, और बॉस किसको टास्क देगा, फॉरमैन को देगा, और फॉरमैन वर्कर्स को देंगे, ठीक है। यानी कि इसमें ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि हर बंदा जो है वो बॉस होगा, ठीक है, और वो अगले बंदे को टास्क दे सकता है और उससे काम ले सकता है। सुप्रिटेंडेंट डायरेक्ट वर्कमैन को टास्क नहीं दे सकता, उसे सबसे पहले फॉरमैन से बोलना होगा और फॉरमैन ही उसको देगा। इनके वर्कमैन जो है वो प्रोडक्शन सुप्रिटेंडेंट के आमने सामने नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो आपका फॉरमैन है वो जर्नल मैन, सॉरी, स्पीड बॉस है या फॉरमैन है या गैंग बॉस है या इंस्पेक्टर है, वो आपके जर्नल मैनेजर के रूबरू या आमने सामने नहीं हो सकता। उसके लिए क्या होगा, प्रोडक्शन सुप्रिटेंडेंट के हवाले करना होगा और वो फिर जनरल मैनेजर को बताएगा। मगर इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में आपका वर्कर डायरेक्ट जनरल मैनेजर को भी अप्रोच कर सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग। मगर इसमें ऐसा नहीं होगा, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट के ऊपर जनरल मैनेजर होगा और सिर्फ जनरल मैनेजर और प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट ही आपस में काम करते हैं। ये होती है, आप समझ लें, सेठों की कंपनी, ठीक है, क्योंकि सेठों के पास पैसा बहुत होता है, ठीक है, और वो जगह जगह पे अपना पैसा लगाते हैं। मगर वो हर आप कंपनी को हर एक चीज़ को लुक आफ्टर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ सुपरमार्केट, इम्तियाज़ सुपरमार्केट जो है वो जो भी साहब चला रहे हैं, ठीक है, उनका इस चीज़ से लेना देना नहीं है, ठीक है। वो प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट को भी नहीं जानते, उनको कौन रिपोर्ट करेगा, उनको जाके जनरल मैनेजर्स बताएंगे ये सारी बातें, ठीक है। उनका वर्कमैन का नहीं पता, उनको स्पीड बॉस का नहीं पता, ठीक है, उनको प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट्स का नहीं पता, उनको मे बी शायद जनरल मैनेजर्स का भी नहीं पता हो। जो सीईओ होंगे, ठीक है, यानी कि जो हेड्स होंगे मैनेजर्स के, क्या पता वो बंदा जाके रिपोर्ट करता हो वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि वर्कमैन जो होता है वो डायरेक्ट जो है वो जनरल मैनेजर्स के पास या अपने इनफैक्ट प्रोडक्शन मैनेजर्स के पास भी नहीं जा सकता, ठीक है। उसका जो बॉस कौन होता है, उसका बॉस फॉरमैन होता है और फॉरमैन ही उसको टास्क देता है, ठीक है। फॉरमैन ही उसकी एक्टिविटी बताता है और उससे काम लेता है। जबकि इससे पहले वाले में जो है वो जनरल मैनेजर भी वर्कर को जाके टास्क बता सकता है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। मगर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हर चीज़ लिमिटेड होती है और पहले से डिफाइन होती है कि कौन किसको टास्क देगा और कौन किससे काम करवाएगा। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि क्या पता जनरल मैनेजर इसको टास्क ना दे, फॉरमैन ही टास्क दे, लेकिन जनरल मैनेजर भी इस पूरे केस में इन्वॉल्व हो सकता है। मगर इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, जनरल मैनेजर की जो भी कोऑर्डिनेशन होगी वो प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट के साथ होगी, ठीक है, ना कि फॉरमैन के साथ होगी, ना ही वर्कमैन के साथ होंगी। नेक्स्ट आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, इन अ फर्म ऑफ लार्ज साइज ऑपरेटिंग ऑन बिग स्केल, ठीक है, यानी कि जिसमें जो होता है बहुत ज़्यादा बड़े स्केल्स में जो कंपनीज होती हैं, मैनेजर्स कैन नॉट गिव केयरफुली अटेंशन टू एवरी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, दे आर अनेबल टू थिंक एंड प्लान, दे आर बिजी विद ऑर्डिनरी टास्क ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग, hence some staff is deputed to do other works like investigation, research, recording, planning, advertising to managers। यानी कि ये आपकी एक बहुत लार्ज साइज कंपनी है जिसकी जगह जगह पे ब्रांचेस खुली हुई हैं बे इंतहा, ठीक है। उसमें क्या होता है, मैनेजर्स जो होते हैं
वो अपना काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो किस में उलझे होते हैं कि भाई मुझे इतनी प्रोडक्शन देनी है, इतनी सेलिंग करनी है। क्योंकि अगर इतनी प्रोडक्शन, इतनी सेलिंग नहीं करूंगा, ठीक है, अगर 2 करोड़ 3 करोड़ इस जगह से नहीं निकाल के दूंगा तो मेरी जॉब क्या आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी। उसका सारा काम इसी में लग जाएगा, ठीक है। वो कंपनी के बारे में कोई ना प्लान बना सकेगा, ना उस कंपनी के बारे में सोच सकेगा। उसका सारा काम किस में होगा कि प्रोडक्शंस कितनी हो रही हैं, यानी कि मैं कोई चीज़ कितनी बना रहा हूँ और कितनी सेल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी है इंजीनियरिंग की, नेस्पार्क, ठीक है। नेस्पार्क में क्या होता है कि वो लोग दर्जनों के हिसाब से प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो उसका मैनेजर या उसकी जो भी हायर मैनेजमेंट है वो तो इसी में लगी रहेगी ना, अच्छा ये प्रोजेक्ट है अब ये करके देना, अच्छा इसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट गेट करना है, इसको करके देना है, ठीक है, इतने प्रोजेक्ट्स दूंगा तो इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो उसका दिमाग तो सारा टाइम इसी में घुसा रहेगा। तो फिर कंपनी के बारे में कौन सोचेगा और कौन प्लानिंग बनाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक अदर स्टाफ हम हायर करते हैं जो कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके, ठीक है, उसकी रिसर्च कर सके, रिकॉर्ड कर सके चीज़ें, उसके प्लानिंग कर सके फेसेस को, और एडवाइजिंग कर सके मैनेजर्स को। इवन मैनेजर्स को भी एडवाइसिंग की जाएगी। इससे पहले ऐसा कोई नहीं था, जो भी कोई अल्टीमेट पावर थी वो जनरल मैनेजर था और वही सब कुछ सोच रहा था, और उसके बाद वो अपने अगले हेड्स को रिपोर्ट कर रहा था। लेकिन इसमें ऐसा होगा कि जनरल मैनेजर के अलावा एक और चीज़ इन्वॉल्व होगी, वो स्टाफ इन्वॉल्व होगा। इसीलिए इसको कहा जा रहा है लाइन एंड स्टाफ, यानी कि ये सारा पैरामीटर्स तो यही रहेगा, मगर अब स्पेशल स्टाफ ऐड हो जाएगा इसके अंदर, जो कंपनी की भलाई के बारे में सोचेगा, उसकी प्लानिंग करेगा। अगर कहीं रिसर्च रिक्वायर्ड होगी कि अच्छा इस तरीके का प्रोजेक्ट करने में इस किस्म की मसले हो सकते हैं, ठीक है, तो वो सारी रिसर्च करके कौन बताएगा, एक खास स्टाफ जो कंपनी ने हायर किया होगा। और इवन वो मैनेजर्स को भी एडवाइस करेगा कि सर अगर आप ये प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट करने का कह रहे हैं तो ये ज़रा मुश्किल है, आप इसका जो टेन्यूर है वो 4 साल का रखें, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 4 साल में ही डिज़ाइन होगी, कुछ वेदरिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जलजले आते हैं सर, तो आपने अर्थक्वेक की स्टडी हमने करी है तो इसमें अर्थक्वेक पैरामीटर्स भी लगाने होंगे आपने, ठीक है। इस तरह की सारी रिकॉर्डिंग प्लानिंग जो भी कुछ करना होगा, इवन एडवाइस भी करना होगा, वो एक खास किस्म का स्टाफ हायर किया जाएगा जो करेगा। क्योंकि उधर जो बड़ी कंपनीज के मैनेजर होते हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे कितनी प्रोडक्शन देनी है और कितने पैसे कमाने हैं। Thus, staff bring specialization by assisting the line officers. The line maintains discipline and stability. Staff provide expert information and helps to improve the overall efficiency. Thus, the staffs are thinker while the liners are doers या achievers, ठीक है। doers का मतलब achievers भी होता है। इसमें बताया जा रहा है कि एक ख़ास किस्म का स्पेशलाइजेशन स्टाफ हायर किया जाएगा जो बाकी के ऑफिसर्स होंगे उनको भी असिस्ट करेगा, ना सिर्फ मैनेजर्स को असिस्ट करेगा बल्कि जो लोग जिनके मैं इंजीनियर इन्वॉल्व हूँ तो वो मुझे भी बहुत सी चीज़ें बताएगा, ठीक है। और वो सारा काम देखेगा कि मेरे काम में मैं कितना डिसिप्लिन मेंटेन कर रही हूँ, मेरे काम में कितनी स्टेबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा हमें उनसे कोई भी एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो स्टाफ हमें देगा, ठीक है। और वो ओवरऑल एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करेगा। फॉर एग्जांपल मैं या मेरी टीम किसी तरह से स्लो काम कर रहे हैं तो वो उसके बारे में पता लगाएगा कि भाई ये लोग क्यों स्लो काम कर रहे हैं, अच्छा ठीक है इनकी इनकी टीम लीड से नहीं बन रही है, ठीक है, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वो स्टाफ आके क्या करेगा, वो आप लोगों का मसला सॉल्व करवाएगा, आपको एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन देगा कि आप इस तरीके से काम करें, इस तरह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। या आपकी टीम लीड को बताएगा कि यार देखें आप अपने जो है वो सबऑर्डिनेट्स के साथ ठीक तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज़ द एक्सपर्ट ओपिनियंस, ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियंस भी देगा। और हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी रिगार्डिंग अवर प्रोडक्ट, ठीक है, या मैं जो भी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ तो, या मैं जो मुझे कहीं पे प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, मुझे सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिल्डिंग डिज़ाइन करने में मसले आ रहे हैं, ठीक है, तो वो मुझे ये सब कौन बताएगा, वो स्टाफ मुझे इसकी एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन भी देगा और वो मेरे टीम लीड को मुझे एक्सपर्ट ओपिनियंस भी देगा कि हमें अपनी एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ानी चाहिए। इसके लिए ज़्यादातर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि हमें अपने ओवरऑल एफिशिएंसी किस तरीके से करनी चाहिए, या हमें अपने नेक्स्ट बॉस से या अपने सबऑर्डिनेट से किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। A staff man usually controls one function of business of which is he is an expert, ठीक है, यानी कि जो भी स्टाफ मैन रखा जाएगा वो एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। यूजुअली द स्टाफ हैज़ नो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बट एज एन एक्सपर्ट इन सम फेज ऑफ ऑपरेशन ही रिपोर्ट्स टू द एग्जीक्यूटिव्स एंड गिव्स द एडवाइस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हिज स्पेशलिटी।
अच्छा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी कि अगर मैं छुट्टी कर रही हूँ एज अ डिज़ाइन इंजीनियर या एज अ टीम मेंबर, मैं छुट्टी कर रही हूँ या मैं बीमार हुई हूँ या मैं नहीं आ रही हूँ, ठीक है, तो उसका इनके काम से कोई लेना देना नहीं होगा। उनका क्या काम होगा कि जब मैं आऊँ तो मुझे एक्सपर्ट, अगर कोई ओपिनियन चाहिए तो मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन दें, या मेरे बॉस के साथ कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें मुझे हेल्प आउट करें, या हमारा प्रोजेक्ट कोई नए किस्म का प्रोजेक्ट है उसमें हमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही है तो हमें उसमें गाइड करें, ठीक है, और हमें अपनी एक्सपर्ट एडवाइसेस दे दें हमारे अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से। तो ये भी एक तरीके के हमारे बॉसेस होते हैं, मगर ये हमें किसी काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ये हमें सिर्फ ओपिनियंस और एडवाइसेस दे सकते हैं हमारी प्लानिंग फेस में, या हमारे रिसर्च फेस में, या इन्वेस्टिगेशन फेस में हमारी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, ये किसको रिपोर्ट करेंगे? ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव्स को करेंगे, इनके जो कंपनी के सीईओज होंगे या जो हेड्स होंगे अल्टीमेट, उनको रिपोर्ट्स करेंगे कि फलाना डिपार्टमेंट में सर ये मसला है, तो अब आप इस मसले को कैसे लुक आफ्टर करेंगे, या फलाना बंदा इस किस्म से प्रॉब्लम कर रहा है तो वो उस प्रॉब्लमेटिक बंदे को आप किस तरीके से देखते हैं। आप यानी कि जो भी कोई एक्शन लेना होगा वो एग्जीक्यूटिव्स ही लेंगे, वो कोई एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन वो सबको समझा सकता है, बता सकता है, अपनी एडवाइसेस दे सकता है। तो इस तरीके से एक ख़ास किस्म का स्टाफ रखा जाएगा नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस कहलाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आपका जनरल मैनेजर था, नॉर्मली क्या होता था वर्क मैनेजर से काम शुरू हो जाता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उन्होंने रिसर्च इंजीनियर्स रखे हैं और इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स रखे हैं अपना ओपिनियन देने के लिए। मेरी कंपनी नेस्पार्क है, ठीक है, मैं उसमें काम करती हूँ, मैं प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, हर किस्म के मसले मसाइल को जो है मैं देखती हूँ, लेकिन मेरी इतनी रिसर्च नहीं है उस एरिया में, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, रिसर्च इंजीनियर आके गाइड करेगा, या जो भी कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स होंगे, ठीक है, इंडस्ट्री के हिसाब से गाइड करेंगे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होंगे। अगर मुझे कहीं बीम स्लैब कॉलम बनाने में मसले मसाइल आ रहे होंगे तो वो मुझे उसमें गाइड करेगा, ठीक है, तो इस तरीके से वो मुझे गाइड करेंगे, ठीक है, या तो वो वर्क मैनेजर्स को भी गाइड करेंगे, ठीक है, वर्क मैनेजर्स फिर इन सबको गाइड करेगा, इस तरीके से पूरी साइकिल चलती जाएगी। या वो इंडिविजुअल आके जो है वो वर्क मैनेजर ने अगर उसे टास्क दिया कि यार आप, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अगेन बहुत उलझा हुआ हूँ, तो आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में जाके भी बता दें, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में जाके भी बता सकते हैं। फिर इस तरीके से सेल्स मैनेजर और ये चीफ अकाउंटेंट वाला जो भी था, ये बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है, ठीक है, ये सेम बिल्कुल पहले वाले की तरह है, लेकिन इसमें जो दो चीज़ें जनरल मैनेजर के बाद जो प्लस हुई हैं वो कौन सी हैं? एक आपका रिसर्च इंजीनियर्स होगा जो आपको गाइड करेगा, बताएगा, ठीक है, इवन आपके मैनेजर्स को भी बताएगा, उनको भी गाइड करेगा, हमें भी गाइड करेगा, ठीक है, छोटे लेवल के लोगों को भी समझाएगा, बड़े लेवल के लोगों को भी समझाएगा, लेकिन वो किसी को अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है कि वो किसी को हायर नहीं कर सकता, वो किसी को फायर नहीं कर सकता, वो किसी को आड़े हाथों नहीं ले सकता, उसको सिर्फ एडवाइस करना होगा। अगर कोई उस एडवाइस पे अमल नहीं करेगा और लॉस बियर करेगा तो वो खुद इसका जो होगा नुकसानदेह होगा, क्योंकि उसको तो रिसर्च इंजीनियर्स ने या स्ट्रक्चर इंजीनियर्स ने या कंस्ट्रक्शन मैनेजर इंजीनियर्स ने सारी बातें बता दी थी, अब वो नहीं फॉलो कर रहा तो ये टोटली उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, फिर वो ये चीज़ एग्जीक्यूटिव्स को बताएगा, यानी कि जनरल मैनेजर को भी नहीं बताएगा, उससे ऊपर वाली चीज़ को बताएगा कि सर देखिए मैंने ऐसे कहा था और इन लोगों ने ऐसे फॉलो नहीं किया है। फिर अब जो भी कोई एक्शन लेगा वो एग्जीक्यूटिव लेगा, अगर जनरल मैनेजर के लिए होगा तो वो एग्जीक्यूटिव लेगा, अगर वर्क मैनेजर नहीं वो टास्क परफॉर्म कर रहा होगा तो फिर वो जनरल मैनेजर उसके लिए एक्शन लेगा। अगर इस तरीके से प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, सेल्स मैनेजर और चीफ अकाउंटेंट वो टास्क नहीं करेंगे तो वर्क मैनेजर उसके लिए एक्शन लेगा, और उसके बाकी नीचे के लोग नहीं लेंगे तो प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट इन सब के लिए एक्शन लेगा कि बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। तो एक खास किस्म का स्टाफ रखा जाएगा जो सबको बताएगा कि ठीक है इसमें ये रिसर्च इन्वॉल्व थी, ये प्रोजेक्ट इस तरीके से किया गया था तब सालों पहले, इसमें ये फैक्टर्स लगाए जाएंगे। तो सब ने इस चीज़ को फॉलो करना होगा, ये इसकी ओपिनियन एडवाइस होगी, एक्सपर्ट एडवाइस होगी, ठीक है। और जो नहीं फॉलो करेगा फिर क्या होगा, फिर वो एग्जीक्यूटिव्स को जाके रिपोर्ट करेगा कि मेरी स्पेशलिटी को लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका काम ही सिर्फ लोगों को एडवाइस देना है, ठीक है, कंपनी की भलाई के बारे में सोचना है, कंपनी की प्लानिंग करना है, ठीक है, कंपनी के लिए इन्वेस्टिगेशन करना है। और अगर वो जब ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर उसको रखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ऑन डिमांड सैलरीज लेते हैं, 3-3 4-4 लाख रुपए लेते हैं। तो इसीलिए पूरी कंपनी
को हेल्प आउट करना इनका काम होगा, ठीक है, और लोग इनसे हेल्प लेंगे। हाँ, अगर ये हेल्प नहीं करेंगे या ये किसी भी किस्म की कोई गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, सही तरीके से रिसर्च नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, हमारी सिंपल लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन में हम एक खास किस्म का स्टाफ रखेंगे जो हमारी कंपनी को जो होगा वो बेनिफिट्स देगा, ठीक है। अब हमारी कंपनी के लिए रिसर्च का काम करेगा, हमारी कंपनी के लिए इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा, रिकॉर्डिंग रखेगा, हर एक चीज़ की प्लानिंग करेगा और एडवाइजिंग करेगा किसको, मैनेजर्स को। और वही सारी एडवाइजिंग मैनेजर्स किसको करेंगे, अपने नेक्स्ट स्टाफ को। और अगर नेक्स्ट स्टाफ ये सब चीज़ें नहीं सुनेगा तो वो इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। और अगर मैनेजर्स ये सब चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे तो फिर ये रिसर्च इंजीनियर्स और इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स क्या करेंगे, जर्नल मैनेजर्स को बताएंगे कि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। और अगर जर्नल मैनेजर्स भी इनकी बात को नहीं मानेंगे तो फिर ये एग्जीक्यूटिव्स, फिर ये सीईओस को, फिर ये हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को जाके रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये भी एक तरीके का लीनियर रिलेशनशिप ही है, मगर इसमें सिर्फ क्या चीज़ें ऐड हो रही है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर और रिसर्च इंजीनियर्स, और या प्लानिंग इंजीनियर्स भी ऐड हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स भी ऐड हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अपनी कंपनी को कितने टाइप का स्टाफ रिक्वायर्ड है। लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, लाइन एंड स्टाफ पढ़ा था। तो अब जब इन तीनों को आपस में मर्ज कर देंगे, इनके लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को जब मर्ज कर देंगे तो ये वाली टाइप बनेगी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है, कुछ साइंटिफिक मेथड्स की वजह से, because of scientific methods, enough market competitions and complication in the business to obtain a sound system, the combination of line staff and functional type of organization is required। यानी कि आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, आपको मार्केटिंग भी चाहिए बहुत ज़्यादा इस काम के लिए, और आपकी बिजनेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हार्ड फेस देख रही है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी, लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी। इन दिस सिस्टम एज रिगार्ड द डिसिप्लिन एंड आउटपुट आर कंसर्न, द वर्कर्स आर केप्ट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ फोरमैन। इसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन का ख्याल नहीं होगा, ठीक है। हर बंदा जो है क्या कहते हैं, वो किससे जाके बोलेगा, या तो प्रोडक्शन सुप्रिटेंडेंट को बोलेगा, या नहीं बोलेगा तो वर्क मैनेजर्स के पास जाएगा या जनरल मैनेजर्स के पास जाएगा। तो इससे काम में रुकावटें बहुत आएंगी, क्योंकि ये इनके बॉस तो होंगे, ठीक है, लेकिन ये इनको किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ये इनको अथॉरिटी नहीं दे सकते, ठीक है। ये काम तो ले सकते हैं कि भाई भाई ये काम ऐसे करना है, आज इतने प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है, आज इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, वो बोल तो सकते हैं, मगर वो उनके अंडर में नहीं होते, वो उनकी अथॉरिटी में नहीं होते। वो अथॉरिटी में किसकी होते हैं, फाइनली जर्नल मैनेजर्स की अथॉरिटी पे होते हैं, ठीक है, जर्नल मैनेजर्स की अथॉरिटी पे होते हैं सबसे ज़्यादा। इनकी सुपीरियर अथॉरिटी सीईओज और हेड्स को हटा के जो जनरल मैनेजर होता है, जो ओवरऑल कंपनी को देख रहा होता है, वो उसके अंडर होते हैं, ठीक है। तो इसमें काम में डिलेइंग आ जाती है और डिसिप्लिनरी भी थोड़े से मसले होते हैं और काम में स्टेबिलिटी का भी इशू होता है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हर बंदा अगले बंदे के अंडर होते हैं, इनके वर्कर्स जो है वो फोरमैन के अंडर हैं, ठीक है। वो प्रोडक्शन सुप्रिटेंडेंट्स के पास नहीं जा सकते, उससे फोरमैन ही हैंडल करेगा, और जो फोरमैन है वो प्रोडक्शन सुप्रिटेंडेंट हैंडल करेगा। और इसी तरीके से जो वर्क मैनेजर हैं उनको कौन, वो इसको हैंडल करेगा, वो प्रोडक्शन सुप्रिटेंडेंट को करेंगे, और वर्क मैनेजर को जर्नल मैनेजर हेड करेगा। मगर इसमें क्या है, इसमें आपका वर्कर डायरेक्ट जनरल मैनेजर्स के पास भी जा सकता है, ठीक है, उसे काम में कोई इशू है, ठीक है, वो फॉरमैन की बात को नहीं मान रहा, ठीक है, वो जनरल मैनेजर के पास जा सकता है, ठीक है, उसको कोई भी मसला है। फॉरमैन जो है वो उसका बॉस नहीं है इस केस में, ना प्रोडक्शन सुप्रिटेंडेंट उसका बॉस है इस केस में। बॉस कौन है सबका, जनरल मैनेजर है। मगर इस केस में क्या होगा, इस केस में हर फेस का बॉस कौन होगा बेटा, सॉरी सॉरी, वर्कर्स का बॉस कौन होगा, नेक्स्ट बॉस फॉरमैन, फॉरमैन का नेक्स्ट बॉस कौन होगा, प्रोडक्शन सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंडेंट का नेक्स्ट बॉस कौन होगा, वर्क मैनेजर, और वर्क मैनेजर का नेक्स्ट बॉस कौन होगा, जनरल मैनेजर। यानी कि हर बंदा सिर्फ जो सबसे लास्ट काम करने वाला है, यानी कि वर्कर है, सिर्फ वो किसी का बॉस नहीं है, बाकी सारे एक दूसरे के बॉसेस हैं। जबकि सिर्फ लाइन एंड स्टाफ में क्या होगा, सिर्फ एक ही बॉस होगा और वो होगा जनरल मैनेजर। लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो अल्टीमेट बॉस होगा वो जनरल मैनेजर ही होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, अगर मैं जिस कंपनी में वर्क कर रही हूँ, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, मैं पहले टीम मेंबर थी और जो मेरे बॉस थे वो टीम लीड थे, मुझे टीम लीड की ही बात माननी है, ठीक है। इनफैक्ट मैं अपने बिजनेस मैनेजर के पास भी नहीं जा सकती, जिनके जो मुझे हेड कर रहे हैं, हमारे पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, मैं उनके पास भी नहीं जा सकती। तो फिर मैं जनरल मैनेजर्स के पास तो बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे जो भी कुछ अथॉरिटी देनी है वो मेरे टीम लीड ने करनी है, मुझसे काम मेरे टीम लीड ने निकलवाना है, ठीक है। और टीम लीड जाएगा मेरे बिजनेस मैनेजर के पास और उनको बताएगा कि हाँ भाई, इसकी ये परफॉर्मेंस है, इसकी ये परफॉर्मेंस है, इसकी ये परफॉर्मेंस है, ठीक है, मैंने इनसे ये काम करा, इनसे ये काम करवाया, इनसे ये काम करवाया, डेट्स इट। हमारे आपस में कोऑर्डिनेशन में क्या मसला है, या हमारे अगर आपस में तू मैं हुई है, या कोई बंदा सही काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये किसका सर दर्द है? ये टीम लीड का सर दर्द है। ये मेरे प्रोडक्शन मैनेजर का या वर्क मैनेजर का सर दर्द नहीं है। किसके अंदर? लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर दूसरा सीन क्या है, अगर जैसे मैं टीम मेंबर हूँ, ठीक है, और मेरी मेरी टीम लीड से नहीं बन रही, क्योंकि टीम लीड इस केस में भी है, फॉरमैन है, वो बेसिकली एक तरीका से टीम लीड है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट किसके पास भी जा सकती हूँ? मैं जनरल मैनेजर्स के पास जा सकती हूँ कि भाई देखिए, टीम लीड को जो है ना, वो मुझे इस तरीके से टास्क दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो मुझे सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, मुझे चीज़ें सही तरीके से नहीं बता रहे हैं, और मैं काम सही नहीं कर पा रही हूँ, तो उनको मुझसे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें जाके अपने जनरल मैनेजर को कन्वे कर सकती हूँ लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन मैं लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं कर सकती। जो भी कुछ होगा, टीम लीड ही मेरा बॉस होगा, ठीक है, वो मुझे कंप्लेनिंग लेटर भी दे सकता है कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, या वो मुझे जो है क्या कहते हैं, वो मुझे फायर भी करवा सकता है आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द बिजनेस मैनेजर या हेड मैनेजर या वर्क मैनेजर, कि भाई ये काम सही नहीं कर रहा है, मुझे इससे काम मुझे सही करके नहीं दे रहा, आप काइंडली से रिप्लेस करें। तो ये काम वो करवा सकता है लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। मगर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में ये काम नहीं करवा सकता, ये जनरल मैनेजर्स करवा सकते हैं। तो ये सिस्टम इन माय पर्सपेक्टिव ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हर बंदा अगले बंदे का अल्टीमेट बॉस है, तो वो पहले ही उस काम को अच्छे से वहीं पे करवा लेगा, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ, और एक प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, और काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में काम में थोड़ी डिलेइंग आएगी, क्योंकि जो जनरल मैनेजर है वही हायर अथॉरिटी है, वही हर चीज़ को अच्छे से देखेगा। अगर स्टाफ है तो स्टाफ भी जनरल मैनेजर्स को जाकर ही बताएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यानी कि आप समझ लें, लेंथी प्रोसेस है लाइन एंड स्टाफ वाला। मगर लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट, कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है, और आजकल ज़्यादातर जो फॉलो हो रही है वो यही हो रही है। As regard quality, the inspector will have the proper authority to control the quality, and he can directly order the workman as in the functional organization. In this way, all the three are combined together, as this is complicated in nature, therefore also called complicated type of organization. ये थोड़ी सी complicated type of organization है, मगर इसके advantages आजकल के ज़माने में ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर इंस्पेक्टर को आपसे कोई काम करवाना है, क्वालिटी मेंटेन करवानी है, ठीक है, आपको बोला गया था कि आप जो है वो कंक्रीट इस वाले ग्रेड की लेकर आइएगा, और कंक्रीट गलत ग्रेड की आ गई, ठीक है, तो अब आपको इंस्पेक्टर ही आड़े हाथों वर्कमैन को ले लेगा, भाई ये तुम्हें मैंने क्या बोला था और तुमने क्या मटेरियल ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो अब जो भी कुछ लेन देन होगी वो इंस्पेक्टर, ठीक है, वर्कमैन को बोल सकता है, और वर्कमैन यानी कि फॉरमैन जो है वर्कमैन को बोल सकता है, ठीक है, या हेड जो है वो फॉरमैन को बोल सकता है। इंस्पेक्टर यहाँ पे क्या है? इंस्पेक्टर यहाँ पे जो है वो आपका फॉरमैन है। अगर आपकी मटेरियल की क्वालिटी ठीक नहीं है बेटा, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कौन आड़े हाथों ले सकता है? आपका फॉरमैन यानी कि टीम लीड ले सकता है। लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, अगर आपने मटेरियल बोला था और आया कुछ, ठीक है, तो आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं है। आप डायरेक्ट किसके पास जाओगे? वर्क मैनेजर के पास जाओगे, और वर्क मैनेजर जनरल मैनेजर के पास जाएगा ये मसला लेके। तो क्या हो गया, अगेन वो लेंथी प्रोसेस हो गया, काम तो उसमें भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि एक ही बंदे के पास सारा कंट्रोल है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, हम कंट्रोल अलग अलग बंदों के हाथों में दे देंगे, जिससे काम में हमारी आसानी होगी और रुकावटें नहीं होगी। फायदे तो हैं, मगर इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अगर हर बंदा जो है फिर जब बॉस बन जाता है, तो फिर दूसरी किस्म की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं। अच्छा, हम इसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिस्टम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन पे। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एडवाइस ऑन सर्टेन important प्रॉब्लम which cannot usually be solved by an individual. It helps the pooling the thoughts of several person on problems involving several functions and offered for criticism. Therefore, nowadays many large companies add a network of committee to the line and staff organization. इसमें कुछ नहीं कह रहे, ये जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एक एक आप खास किस्म के जो आपने ये रिसर्च इंजीनियर्स और ये अपने इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स या स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स डाले हैं, बेसिकली इसको आप क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को एक कमेटी से अटैच कर देंगे कि उस कमेटी ने बेसिकली एक डिसीजन लेना होगा। जैसे आप देखते हैं ना बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग्स होती हैं, तो बेसिकली दीज आर द कमेटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, तो वो एज अ कमेटी वर्क कर रहे होते हैं। A committee is a tool for the development of ideas, recommendation and policy and procedures. It brings better plans and policies for operations and results in better cooperation in their executions. The final decision to put up committee recommendations into action rests with the lines. The committee simply perform advisory function. यानी कि अब लाइन स्टाफ, एक मिनट, वेट। A committee is a group of persons formed for the purpose of giving advice on certain important problems which cannot be usually solved by an individual. Therefore, nowadays, many large companies have committee to the line staff. अच्छा, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? ये वाली थी। इसमें आपने अब इस स्टाफ के अलावा एक कंपनी को इन्वॉल्व करना है, ठीक है, बेसिकली एक कमेटी को इन्वॉल्व करना है और वो कमेटी आपको देगी आइडियाज़, ठीक है, एंड रिकमेंडेशंस देगी आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के ऊपर। स्टाफ बेसिकली किस लिए हायर हुआ था? स्टाफ जो हायर हुआ था वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए होता, रिसर्च के लिए होता, प्रोडक्शंस के लिए हुआ था, ठीक है। लेकिन ये जो कमेटी जो हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम के अंदर जो हम एक कमेटी का वर्ड ऐड कर रहे हैं, उसका काम क्या है? वो कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के ऊपर आइडिया और रिकमेंडेशन देगी कि यार आप अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज करो, ठीक है, ताकि आपका वर्कर जो है वो बूस्टअप हो जाए और आपका वर्कर अच्छे से काम करे। वो अच्छे प्लान्स देगी, वो पॉलिसीज देगी, किसके लिए? ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, और क्या करेगी? बेस्ट रिजल्ट देगी किसके लिए? एग्जीक्यूशंस के लिए, इनके जो प्रोडक्ट आपको तैयार होके मिलेगा, ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या करेगी? इन्हेंसमेंट करेगी और उसमें क्या करेगी? डेवलपमेंट्स करेगी, नए आइडियाज पुटअप करेगी। तो द फाइनल डिसीजन टू पुट अप कमेटी रिकमेंडेशन इनटू एक्शन रेस्ट विद द लाइंस द कमेटी सिंपली परफॉर्म्स एडवाइजरी फंक्शन। स्टाफ का काम भी एडवाइस करना था, ठीक है, लेकिन स्टाफ का काम एडवाइस करना किसको था? हर बंदे को जाके वो एडवाइस कर रहा था, ठीक है, और जनरल मैनेजर्स को या एग्जीक्यूटिव्स को वो क्या कर रहा था? रिपोर्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? एक पूरी कमेटी जो होगी जो ओवरऑल सबके ऊपर नज़र रखेगी, इवन आपके स्टाफ के ऊपर भी नज़र रखेगी और आपको एक एडवाइजरी फंक्शन प्रोवाइड करेगी। जैसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह देखते हैं, वो लोग की मीटिंग्स क्यों होती हैं? उनकी मीटिंग इसलिए होती है कि पूरी कंपनी की डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए। वो जो स्टाफ काम कर रहा था वो तो सिर्फ प्रोसेसेस के ऊपर काम कर रहा था कि आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसकी क्या कहते हैं, डिज़ाइनिंग देख रहा था, ठीक है, उसके टूल्स के ऊपर काम कर रहा था। मगर ये जो कमेटी का काम है वो क्या काम है? वो कमेटी जो है वो पूरी कंपनी का टूल होगी, ठीक है, वो आपकी पॉलिसीज़ ठीक करेगी, वो आपकी कंपनी के प्रोसीजर्स हैं वो ठीक करेगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई डिसिप्लिन में इशू आ रहा है या स्टेबिलिटी का मसला है, ठीक है, तो वो इन सबको ठीक करेगी। वो बेसिकली आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर काम करेगी, जबकि स्टाफ जो है वो आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्लानिंग, रिकॉर्डिंग, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और एडवाइजिंग कर रहा है मैनेजर्स को। लेकिन ये जो कमेटी है ये एडवाइस किसको करेगी? इवन ये एडवाइस आपके सीईओस को भी कर सकती है, आपका स्टाफ आपके सीईओ को या मैनेजर्स को
यानी कि हायर मैनेजर को एडवाइस नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ उन लोगों को एडवाइस करेगा जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, जो उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगे। मगर ये ओवरऑल कंपनी की पॉलिसीज के ऊपर काम होगा, प्रोसीजर्स के ऊपर काम होगा, ठीक है। और एक अच्छा यानी कि बेटर प्लान दिया जाएगा कंपनी की पॉलिसीज के लिए, उनके ऑपरेशंस को सुधारने के लिए, कि भाई आपका ऑपरेशन तो इतना डिले हो रहा है, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपने उसमें बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व कर दी हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप स्टेजेस कम करें, आपका प्रोडक्ट आपको जल्दी मिलेगा। और इसमें कुछ को इसमें एम्प्लॉयज़ यानी कि मैन वर्क भी ज़्यादा है, ठीक है, आपका कम मैन वर्क में भी ये काम हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो ओवरऑल कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा और प्रोडक्शंस को भी इन्हेंस करेगा। तो इस किस्म के जितने भी जो काम होते हैं वो कमेटी करती है, ठीक है। इनके लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने एक कमेटी का वर्ड ऐड करना है, ठीक है। और वो कमेटी क्या करेगी, पूरी कंपनी के लिए पॉलिसीज बनाएगी और उसकी इन्हेंसमेंट के बारे में सोचेगी, आइडियाज़ देगी, रिकमेंडेशंस देगी और आपका क्या करेगी, कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएगी, ठीक है। तो ये होती हैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशंस, जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम कमेटी को ऐड कर देते हैं तो वो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होगा, कंपनी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आएगी, कोई क्रिटिसिज्म होगा, आपकी कंपनी नीचे का नाम खराब होने लगेगा फॉर एक्स वाई जी रीजंस, तो वो इन सबको क्या करेगी, इन सबको वो फिर से ठीक करेगी, ठीक है, उसको इन्हेंस करेगी, उसको जो है उसकी फिर से डेवलपमेंट करेगी एक तरीके से, और रिकमेंड करेगी कि आपको अब क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉलिसीज चेंज करनी है जिसकी वजह से आपकी ना कंपनी जो है वो नंबर 10 से नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से जान लें, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको ये चीज़ बार बार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में आपको बार बार पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो क्यों क्या काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपको रूल्स बताती है कि कंपनी के रूल्स क्या हैं, ठीक है, आपको किन रूल के तहत काम करना है। फॉर एग्जांपल 9 to 5 टाइमिंग्स हैं, ठीक है, तो हमें 9 to 5 ही फॉलो करने हैं, ठीक है। 5 से ज़्यादा तो टाइम हो सकता है बेटा, मगर 5 से कम का टाइम नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एक छोटा सा रूल था जो मैंने बता दिया, यानी और अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको पैंट शर्ट में आना है, ठीक है, प्रॉपर सूट में आना है, ठीक है, या प्रॉपर आपने जो है वो कैजुअल वियरिंग्स नहीं करनी है, ठीक है, जुम्मे के दिन भी आपने शलवार कमीज़ नहीं पहनना है। ये छोटे छोटे से रूल्स होते हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे रोल्स बताता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें किस तरीके से काम करना है, ठीक है। और हमें जो है क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन में हायरकीज़ कहलाती हैं, कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हमारे अल्टीमेटेड बॉसेस कौन से हैं, हमारे अपर लेवल का बॉस कौन सा है, हमारा टीम लीड कौन सा है, ये सारा कुछ हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है। वो हमें बताता है कि लोगों को क्या काम करना चाहिए, यानी कि लोगों को किस तरीके से आना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से बैठना चाहिए, ठीक है, उनका क्यूबिकल है, ठीक है, उनको क्या क्या चीज़ें फराहम करनी चाहिए और लोगों को वहाँ पे क्या करना चाहिए। और इस तरीके से वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी बताएगा, ठीक है, कि आपकी क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होती हैं, आपको क्या चीज़ कितने टाइम में बनानी है, ठीक है, या आपकी ये काम है, ठीक है, आपको ये काम करने हैं। इसके अलावा अगर क्या कहते हैं आपको फाइलिंग करनी है, और इसके अलावा आपके और भी छोटे मोटे बहुत सारे टास्क हैं, ठीक है, आपने इस बंदे को ये रिपोर्ट करनी है, मंथली रिपोर्ट बतानी है, वीकली रिपोर्ट बतानी है, इस बंदे को आपने ये प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू पता लग जाएगा। हाउ ई जॉब रोल फिट्स विद इन द ओवरऑल सिस्टम, ठीक है, आपकी जॉब किस तरीके से सारे सिस्टम में फिट होती है। जैसे टीम लीड होते हैं बेटा, नॉर्मली मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 1.5 साल एज अ टीम लीड काम किया है, ठीक है। तो उस वो क्या होता है, आपको टीम लीड के अंदर आपको जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट के भी पास जाना होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के पास भी जाना होता है, अपनी डिज़ाइनिंग टीम से भी काम करवाना होता है। तो ये सारे रोल जो है वो किस तरीके से सिस्टम में फिट होते हैं, ये सारा भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू पता लगता है। हाउ जॉब फंक्शंस आर ग्रुप बाय सेक्शन, वर्क ग्रुप, डिपार्टमेंट, ब्रांच ऑफ टीम्स, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो सेक्शंस ब्रेक करने हैं, किस तरीके से वर्क ग्रुपिंग करनी है, किस तरीके से डिपार्टमेंट बनाने हैं, किस तरीके से ब्रांचेस बनानी है। क्योंकि आप समझ लें आपकी ये बैंक है, ठीक है, फैसल बैंक, उसकी एक ब्रांच तो नहीं है ना, उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में। तो किस तरीके से ब्रांचेस इस्टेब्लिश करनी है, किस तरीके से टीम बनानी है, किस तरीके से डिपार्टमेंट को डेवलप करना है, या जो एक किस्म के लोग हैं उनको उनसे किस तरीके से काम करवाने के, वर्क ग्रुप में किस तरीके से काम करवाना है, या कोई अगर मजीद सेक्शंस बनाने हैं, तो ये सारा कुछ हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताएगा। अच्छा, इसमें डिसीजंस कौन लेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद
अभी हमने देखे जब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कहीं पे सिर्फ जनरल मैनेजर्स ही डिसीजन ले सकता है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हर किसी का टीम लीड भी डिसीजंस ले सकता है। तो ये भी हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से पता लगेगा कि कौन डिसीजन ले सकता है कंपनी में, ठीक है। हु ईच एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू, और हर एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करेगा, डायरेक्ट जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा या पहले अपने टीम लीड को रिपोर्ट करेगा, फिर टीम लीड आपके जो है वो हेड में वर्क मैनेजर को करेगा और वर्क मैनेजर आपके जनरल मैनेजर्स को करेगा। फॉर एग्जांपल इन माय कंपनी, ठीक है, मेरा एक टाइप का अप्रेजल्स होता था, ठीक है, इनके साल के 6 महीने में यानी कि आपका क्या कह सकते हैं हाफ ईयरली एक मेरा क्या होता था, एक तरीके से समझ लें मेरा पेपर होता था जिसमें मुझे अपनी परफॉर्मेंस शो करनी होती थी, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करते थे मेरे टीम लीड जो होते थे वो उससे मुझसे फीडबैक लेते थे कि आपने इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं। एक तरीके का मेरा पेपर होता था हर 6 महीने में कि मैंने अपनी कंपनी में कितना परफॉर्मेंस दिए या कितने काम किए हैं, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल इतने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाए, ठीक है, मेरे इतने प्रोजेक्ट्स में मसला आ गया था किसी वजह से, वो रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। मेरी इस वजह से, इस गलती की वजह से कंपनी को कुछ इतना नुकसान हुआ था, वो रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह का एक पूरा अप्रेजल बनता है। वो अप्रेजल सबसे पहले क्या होता है, वो आपका टीम लीड आपसे लेता है, ठीक है, और आपको मार्क्स एलोकेट कर देता है और जमा किसको करवा देता है, आपके वर्क मैनेजर को। आपका वर्क मैनेजर उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करता है, ठीक है। फिर जो आपका वर्क मैनेजर होता है वो क्या करता है, टीम लीड का इसी तरीके से अप्रेजल लेता है और उसकी जो भी परफॉर्मेंस होती है वो जमा करवा देता है आपके, समझ लें, जर्नल मैनेजर को। और जो जर्नल मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो लेता है आपका अप्रेजल, ठीक है, किसका, वर्क मैनेजर का, और वो फिर उसको जमा करवा देता है एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एक ये तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है कि भाई छोटे से छोटे बंदे का भी अप्रेजल कौन ले रहा है, जनरल मैनेजर ले रहा है। हर बंदा जनरल मैनेजर के पास जा रहा है और अपना अप्रेजल उनको दे रहा है, उन पे डिस्कशंस होती है मार्क्स के ऊपर, फिर मार्क्स फाइनलाइज होते हैं, तो वो कौन करता है, वो जनरल मैनेजर करता है, ठीक है। तो कुछ कंपनी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है और कुछ कंपनी का दूसरा स्ट्रक्चर होता है। तो एक स्ट्रक्चर लेंदी होता है, एक स्ट्रक्चर ज़रा शॉर्टर होता है। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो हमारी बड़ी अच्छी कंपनीज हैं वो शॉर्टर प्रोसेस को अडॉप्ट करें ताकि कम से कम लोग उसमें इन्वॉल्व हों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर और अपने कामों के ऊपर ध्यान दे सकें। क्योंकि जितना रुतबा बेटा ज़्यादा होता है, जितना मर्तबा ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा होती हैं। ये नहीं है कि हेड मैनेजर को कोई काम नहीं है और टीम लीड के ऊपर सारा काम आ गया, नहीं। हेड मैनेजर का अपना काम है, वर्क मैनेजर का अपना काम है, बिजनेस मैनेजर का अपना काम है, सेल्स मैनेजर का अपना काम है, परचेज मैनेजर का अपना काम है, ठीक है। तो हर बंदे का अपना काम होता है। कोई ये ना समझे कि वो सबसे ऊपर बैठा हुआ था वो कोई काम नहीं करेगा या वो कोई काम नहीं करता, ठीक है। उसके पास ज़्यादा काम होता है, उसको ये चीज़ समझनी चाहिए। और सबऑर्डिनेट्स के पास भी काम होता है, मगर अपने जॉब के हवाले से जितनी ज़्यादा आपके यहाँ लेवल ऑफ द जॉब बढ़ता है, आपके पास टास्क और असाइनमेंट्स उतने बढ़ते हैं, आपको उतना कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना होता है अपनी ज़ात से। क्योंकि कंपनी आपको क्यों लाखों में सैलरीज देगी, जब तक आप उन्हें करोड़ों में कमा के नहीं देंगे तो कोई आपको लाखों में सैलरी नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को याद रखना है। तो एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू डायरेक्ट टू द नेक्स्ट बॉस भी हो सकता है, स्पीडी बॉस भी होता है, इंस्पेक्टर्स भी हो सकता है, फोरमैन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट जनरल मैनेजर भी हो सकता है। डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये कुछ किस्म के ये इनके गोल्स वगैरह थे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, तो ये इनके बिहाफ काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट रिफर्स टू द आर्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू मेक देम वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन प्री डिफाइंड गोल। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक तरीके से लोगों को मिलाना होता है, ना सिर्फ लोगों को मिलाना होता है बल्कि ऐसे लोगों को मिलाना होता है जो आपका गोल अचीव करने में, जो ऑलरेडी ऑलरेडी आपको पता है कि जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, मुझे कॉलम बीम स्लैब फाउंडेशन सब कुछ डिज़ाइन करके बिल्डिंग देनी है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड गोल है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे इंजीनियर्स को आपस में मिलाना है जो मुझे ये गोल फराहम कर सकें। तो मैनेजमेंट ये चीज़ भी देखती है। Organization management enables the optimum use of resources through the meticulous planning and control at the workplace। उसका और मैनेजमेंट का काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि उसको अपनी रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये ना हो कि उसके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं और काम तब भी रुका हुआ है। एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है,
उसके पास लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप सही तरीके से काम नहीं करा तो वो बैठा हुआ है कि भाई मेरा तो सिस्टम ही नहीं चला, मैं किस तरीके से डिज़ाइनिंग करूंगा, मैं किस तरीके से ड्राइंग्स पे वर्क करूंगा जब मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं चल रहा। तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है मेरे पास एक और स्पेस में या एक्स्ट्रा रिसोर्स में मेरे पास एक और चीज़ पड़ी हुई है, तो मैं क्यों ना इस बंदे को दे दूं ताकि मेरा काम चलता रहे, ठीक है, और मेरा जो है वो वर्क प्लेस पे अच्छा कंट्रोल भी रहे काम का। ये ना हो ना कि एक बंदा बैठा हुआ है, चार बंदे काम करें, वो तो कंप्लेन करेंगे ना, वो तो कल को अपना भी सिस्टम खराब कर देंगे, यार खराब करो, हम भी नहीं काम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपने रिसोर्सेज का पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को, कि वो किस तरीके से इस पे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगी और किसी भी बंदे से ज़्यादा काम गेट करेगी, ठीक है। क्योंकि जब 9 to 5 काम करना है तो 9 to 5 का मतलब होता है कंपनीज में 9 to 5 काम करना, हाथ पे धरे हाथ रख के बैठना नहीं होता है। Organization management gives a sense of direction to the employees. The individual are well aware of their roles and responsibilities and know what they are supposed to do इन दी ऑर्गेनाइजेशन। हर बंदे को अपना काम पता होता है, ठीक है। मैं अगर एज अ टीम मेंबर काम करूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे स्लैब डिज़ाइन करना है, बीम डिज़ाइन करना है, कॉलम डिज़ाइन करना है, फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है, ठीक है, और कितनी देर में क्या क्या डिज़ाइन करना है, ठीक है, और किस में क्या क्या चीज़ें क्या कहते हैं कितना टाइम लगेगा, ठीक है, मेरा रोल क्या होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, मुझे हर चीज़ के बारे में पहले से पता होगा। ये नहीं होगा कि मैं 4 घंटे तक बैठी हुई हूँ, मेरे टीम लीड ने आके मुझे भाई आज क्या किया, सर आज तो आपने मुझे कोई टास्क दिया ही नहीं था। व्हाट, मैंने अगर आपको टास्क नहीं दिया तो क्या आपने भी टास्क मुझसे मांगा नहीं, ठीक है। तो मुझे पता होगा कि जब मेरे पास काम खत्म हो गया तो मुझे अपने नेक्स्ट बॉस से काम लेना है, मुझे खाली नहीं बैठना है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द वेल अवेयर ऑफ योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड अफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट देना है। अगर आप एज अ मैनेजमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन तो फिर तबाह हो जाएगी। जब ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाएगी तो आप कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फिर आपको अगली जॉब ढूंढनी होगी, फिर आप अगली जॉब पे भी ऐसे हाथ पे धरे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो फिर उधर भी लॉसेस होंगे। तो हर बंदा जो होगा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या होगी कि हर बंदा मैक्सिमम काम करके दे ताकि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। जब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, जब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट आपको क्या देगी, रिवॉर्ड्स देगी और इंसेंटिव्स देगी, इनके बोनसेस देगी या अवार्ड्स देगी, ठीक है। In a layman language, organization management refers to efficient handling for the organization as well as its employees. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या होती है, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ एफिशिएंटली हैंडलिंग किया जाए बल्कि आपके एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे से हैंडल किया जाए। ये ना हो कि एम्प्लॉय जो है वो काम करने से मना कर दें या हाथ पे धरे हाथ रख के बैठे रहें या यहाँ भागे वहाँ भागे। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट लोगों से काम भी निकलवाएगी और कंपनी को भी क्या करेगी, मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। तो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम यूज ऑफ द एम्प्लॉयज और रिसोर्सेज और मटेरियल्स, जो जो अब है वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, एफिशिएंटली इस्तेमाल करना, ये किसका काम होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का काम होगा। अच्छा, इसके फीचर्स क्या होते हैं, एक तो ये प्लानिंग करती है, ठीक है, कि किस तरीके से क्या काम परफॉर्म होगा, फिर वो उन कामों को ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है, ये काम इस डिपार्टमेंट में होगा, ये काम इस डिपार्टमेंट में होगा, फिर उसके थ्रू वो स्टाफिंग करेगी, लोगों को हायर करेगी, हायर करने के बाद फिर उसमें से उसका एक टीम लीड बना देगी। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर होता है, ठीक है, तो आप समझिए जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं उनका जो लीडिंग है वो कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है, ठीक है। फिर वही जो लीड जो करेगा वही चीज़ों को कंट्रोल करेगा, वही टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करेगा, वही लोगों को बोलेगा कि आपने ये काम इतनी देर में करना है तो आप मुझे रिपोर्ट करें, काम करने के बाद फिर मैं आपको मजीद टास्क दूंगा। तो जितना भी कंट्रोलर और टाइम मैनेजमेंट का काम होगा वो किसका होगा, वो लीडर्स का होगा। अच्छा, फिर एक दफ़ा जब आपने सारे काम अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है, तो आपका लीडर आपको जो है वो मोटिवेट करेगा, ठीक है। मोटिवेट कैसे करेगा, वो जब भी कंपनी का कोई प्रोग्राम होगा या कुछ होगा तो उसमें या कोई भी आपका कोई कंपनी का फ़ायदा होगा, ठीक है, तो वो आप उसमें आपको मोटिवेशन दिलवाएगा थ्रू रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स। जैसे हमें कंपनी में बोनसेस मिलते हैं, ठीक है, किसके ऊपर मिलते हैं, एक बोनस तो ऐसा होता है जो कॉमन होता है, जो पूरी कंपनी को मिलता है, कॉमन बोनस होता है। कुछ बोनसेस ऐसे होते हैं जिसको आप इंसेंटिव्स कह सकते हैं, जो पर्टिकुलर बंदे को उसकी परफॉर्मेंस की बिहाफ पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 120 प्रोजेक्ट्स बनाने थे, ठीक है, मैंने 140 बना दिए, तो क्या हो गया, मुझे फिर इंसेंटिव मिलेगा, मुझे एक एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा जो शायद मेरे कॉलीग को ना मिले, क्योंकि उसने 120 प्रोजेक्ट्स बनाने थे, मैक्सिमम उसने 100 या 110 प्रोजेक्ट्स बनाए, जो कि मैंने 140 बना लिया,
130 बना लिए हैं तो मैंने लिमिट एक्सीड कर दी है, तो क्या होगा, इससे अगले बंदे को भी तो मोटिवेशन मिलेगी ना कि यार देखो इसने प्रोजेक्ट ज़्यादा डिज़ाइन करे तो इसको इंसेंटिव मिला, इसको एक्स्ट्रा बोनस मिला, मुझे जहाँ 20,000 मिले थे इसको 40,000 मिले, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम से वो भी काम करेगा। तो एक तरीके से इंसेंटिव्स देने में भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अपना फ़ायदा ही देखती है। इस तरीके से अवार्ड्स वगैरह कहीं मिलते हैं, जैसे सेमिनार होता है, ठीक है, बेस्ट डिज़ाइन इंजीनियर का अवार्ड मिल गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगली टीम भी मोटिवेट होगी, यार देखो इनको तो डिज़ाइन का बेस्ट डिज़ाइन इंजीनियर का अवार्ड मिला है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल ऑल्सो गेट दिस अवार्ड। तो इस तरीके से भी वो मोटिवेट्स होंगे, तो ये मोटिवेशन करने का तरीका होता है। एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट बहुत आसान है बेटा, असाइनमेंट आपको 30th ऑफ दिसंबर तक सबमिट करवाना है, ठीक है। इस असाइनमेंट में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन है कि आपको हर ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे मैंने आपको बताई थी, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, इस सब के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट में आपने बताना है एक्सप्लेन द क्लासेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड वर्क डिपार्टमेंट्स। वर्क डिपार्टमेंट्स कौन से, जैसे आपके ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें आपके बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वर्क वो कौन सी होती है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी KBCA, ठीक है। इस तरीके से वाटर डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आपने विजिट भी किया था, ठीक है, जो गुलशन में है हमारा, इस तरह से वाटर डिपार्टमेंट्स होते हैं। इस तरीके से सिविल डिपार्टमेंट्स के जितने भी अंडर जो भी डिपार्टमेंट्स आते हैं उसमें किस तरीके से आपकी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्क बनाया जाता है, ठीक है। उसके अगर चार्ट्स आपको मिल जाएं बेटा तो वो आप लाजमी तौर पे मुझे असाइनमेंट में सबमिट करवाएं। अगर चार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोसीजर मिल रहा है तो आप मुझे वो सबमिट करवा दें। तो ये सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने सारी ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखने हैं, और दूसरा आपने गवर्नमेंट वर्क डिपार्टमेंट्स की क्लासेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के चार्ट्स या प्रोसीजर्स मुझे बताने हैं। ये बहुत आसान असाइनमेंट है, ये आपने 30th ऑफ दिसंबर तक सबमिट करवाना है। तो कोशिश करें कि सिर्फ फैज़ के अलावा और बच्चे भी काम करने पे फोकस करें और अपने असाइनमेंट ऑन टाइम सबमिट करवाएं। एक लास्ट वाले उसकी जो थी, क्या कहते हैं, डेट क्या थी, वो मेरे ख्याल से आपकी 23 ऑफ दिसंबर तक थी। हाँ बिल्कुल 23 ऑफ दिसंबर तक थी, ठीक है। वो वाला असाइनमेंट किसी का भी नहीं आया अभी तक, वो मुझे जमा कराएं अभी विद इन 3 डेज, और बाकी इसके लिए आप 10 डेज मोर ले लें, ठीक है। आज से इनके ये लेक्चर अपलोड होगा 20th ऑफ दिसंबर तक, तो 30th ऑफ दिसंबर तक आपके पास बेटा टाइम है, ठीक है। तो आप कोशिश करके जो है वो अपना लेक्चर जो है वो सुने, ठीक है, और इसका ऊपर जो है वो काम करके मुझे दिखाएं। सो दिस इज योर असाइनमेंट क्लास, ठीक है। आपने अपना असाइनमेंट जो है वो मुझे शो कराना है, ठीक है, 30th ऑफ दिसंबर तक। आपको मे बी शायद इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो मुझे या तो इसमें चार्ट दिखा दें, ठीक है, या आप मुझे प्रोसीजर दे दें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स तो आपको आराम से मिल जाएगा। मैंने ये इसीलिए आप पे रखा था कि ताकि आप इसको अच्छे से स्टडी कर लें और देख लें कि हर ऑर्गेनाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। इससे आपको जो है ये लेक्चर भी अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, इन चैप्टर नंबर 4, ठीक है। और यही जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प आउट होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपका असाइनमेंट जो होगा वो म्यूचुअल हो जाएगा दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसके असाइनमेंट्स को तो आप लाजमी तौर पर ऑन टाइम सबमिट करवाएं कि आपको, क्योंकि नंबर अगर डिडक्ट होंगे तो फिर दोनों सब्जेक्ट्स में से होंगे और एक का तो है ही सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क, थ्योरी पेपर तो होता ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस पेपर में ना फेल हो तो अपने असाइनमेंट्स ऑन टाइम सबमिट करवाएं। ओके क्लास, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीक, ठीक है। आप लेक्चर्स को 1 से 2 दफ़ा रिकॉर्डिंग इसकी सुन सकते हैं और इसको समझ सकते हैं और इसके असाइनमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने ना सिर्फ सिविल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सेशनल से जाएंगे, बल्कि आप अपने सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के सेशनल से भी हाथ धो बैठेंगे। तो आप इस चीज़ का बेटा ख़ास ख्याल रखें और अपने असाइनमेंट्स को विद द डेडलाइन सबमिट करवाएं, क्योंकि आप जब किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं तो बेटा आपको डेडलाइंस दी जाती है, टाइमिंग्स की, डेट्स की, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। अगर सॉरी टू से यू, अगर आपको अभी से ये सब चीज़ें करने की आदत नहीं होंगी, ठीक है, टाइम टू टाइम चीज़ें कंप्लीट करने की आदत नहीं होगी, तो इन फ्यूचर यू विल फेस अ वेरी कॉम्प्लिकेशंस व्हेन एवर यू गेट द जॉब, ठीक है। किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे डेडलाइन के ही थ्रू काम करवाया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ से। तो अगर आप यहाँ फेल हो गए बेटा तो आप खुदा ना खासा फ्यूचर में भी फेल हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जो है इस पेंडेमिक सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहने की कोशिश करें।
और असाइनमेंट्स कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।